मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज बीजगणित पे देखेंगे हम लोग 27वां लेक्चर और बीजगणित में आज शुरू होगा प्रश्नावली 4.4। बीजगणित में हम लोग का द्विघात समीकरण चल रहा है और आज शुरू होगा प्रश्नावली 4.4 और इसी के साथ आज बीजगणित समाप्त हो जाएगा। और एक खेद की बात यह है कि पिछले 5 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उधर मेरा एग्जाम था, इधर मौसम भी खराब था, इसके लिए बहुत खेद है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। इसका पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है और यदि मूल वास्तविक हो, यदि मूल अस्तित्व में हो अर्थात यदि मूल वास्तविक हो तो इसका मूल भी ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा थ्योरी आपको लिखवाया गया था, बताया गया था द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। थोड़ा सा 2 शब्द वहां पे चर्चा करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक ना। ध्यान देते रहिएगा। तो द्विघात समीकरणों के मूलों का प्रकृति 3 पॉइंट हम लोग लिखे थे। पहला था यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, यानी यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा। दूसरा था यदि d इक्वल टू 0, यदि d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक एवं बराबर होगा। और इस स्थिति में आपका प्रत्येक मूल माइनस b/2a के बराबर होता है, यह बताया गया है, लिखवाया गया है। तीसरा था यदि d छोटा हो 0 से, यदि d लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। यही द्विघात समीकरणों के मूलों का प्रकृति था। तो द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है तो हमको d का मान निकालना होगा, विवेचक निकालना होगा, विविक्तिकर निकालना होगा। और जब d का मान निकल जाएगा तो d के मान के आधार पे हम बताएंगे कि मूल वास्तविक एवं असमान है या मूल वास्तविक एवं समान है या मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना। चलिए ध्यान देते रहिएगा आप लोग। पहली बात तो जान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और यह क्वेश्चन भी आई है। यहां से एक क्वेश्चन लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में करता है 2 नंबर का, ठीक ना। 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में करता है, तो यह क्वेश्चन आपका भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यह आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है ना। अब देखिए a आपका x स्क्वायर का गुणांक, b आपका x का गुणांक, c आपका अचर पद, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो a का मान 2, ax का गुणांक -3 है तो b का मान -3 और अचर पद 5 है तो c का मान 5। यानी सीधी सी बात देखिए a b c, a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ रहा है, अब इसको नोट करेंगे। चूंकि a का मान क्या है जी 2,
b का मान क्या है -3 और c का मान क्या है 5। कोई दिक्कत? अब चलिए d निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं, ठीक ना। चूंकि d बराबर b² - 4ac, कोई दिक्कत? d अर्थात विवेचक विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac होता है। b² का मान -3 है, इसका स्क्वायर -4, a का मान आपका 2 है और c का मान क्या है जी 5 है, ठीक है। चलिए -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर अर्थात माइनस का 2 बार गुणा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर यानी 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, माइनस 4 दूना 8 पचे 40 और 9 में से 40 घटेगा जी -31। कोई दिक्कत नहीं। चलिए जहां भी आ जाए छोटा घटाओ बड़ा, तो बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, उसके आगे माइनस लगा देते हैं। 40 में से 9 घटाइएगा 31, उसके आगे माइनस लगा दिए, यानी 9 में से 40 घटा -31। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तीसरा क्या था? यदि d छोटा हो 0 से, जिसके तरफ नुकीला पार्ट होता है वह छोटा होता है, जिसके तरफ यह दोनों मुंह होता है वह आपका बड़ा होता है, ठीक ना। यदि d <0, यदि d का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यही लिखा गया है ना थ्योरी में। अब देखिए d का मान माइनस में आ गया, माइनस का कोई भी वैल्यू आपका 0 से छोटा होता है ना जी, d का मान 0 से छोटा होगा, यानी d का मान जब भी माइनस में आ जाए तो वह 0 से छोटा हो गया ना, यानी तीसरा कंडीशन है ना जी। तो यहां लिखेंगे चूंकि d छोटा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होगा। कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति बता दिए हम, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बता दिए। अब इसमें आगे कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें, यानी यदि मूल वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। तो मेरा मूल तो वास्तविक है नहीं, अर्थात मूल अस्तित्व में नहीं है, और जब मूल अस्तित्व में नहीं है तो मूल नहीं निकालना है, मूल नहीं निकलेगा, समझे ना। तो बस यह क्वेश्चन यहीं तक हो गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में करता है, ध्यान देते रहिएगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में करता है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का प्रकृति निम्नांकित में कौन है। मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेगा, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं, समझे ना। कहेगा एग्जाम में द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति निम्नांकित में कौन होगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खूब करता है जी, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। एग्जाम में 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसा करता है, कोई एक द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं, जैसा कि यहां पे बताया गया है, समझे ना। ठीक, इसको मिटाते हैं। तो द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बता दिया गया, उसके लिए हम d का मान निकाले ना, विवेचक निकाले, और d का मान माइनस में आया, d का मान माइनस में आया अर्थात d का मान 0 से छोटा आया। तो लिखे हम चूंकि d छोटा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बता दिए। अब इसमें आगे कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। तो मूल तो आपका अस्तित्व में है नहीं, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल नहीं निकालना है, निकलेगा भी नहीं, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन यहीं तक हो गया, कोई दिक्कत, समझे ना। चलिए अब इसमें इसका दूसरा का भी क्वेश्चन देखें, ताकि इस क्वेश्चन पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर अब 2 देखा जाए। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x + 3,
3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ध्यान देते रहिएगा। एक का क्वेश्चन नंबर 2 इतना है, क्या करना है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है। फिर यदि मूल अस्तित्व में हो तो इसका मूल भी ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए तो इसमें ABC नोट कीजिए। देखिए सीधी सी बात, ABC, A का मान 3, B का मान -4√3, C का मान 4, ठीक ना। A आपका x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है तो A का मान 3 हो गया, इतना हो गया। B आपका x का गुणांक, x का गुणांक इसमें क्या है, -4√3 है, x के साथ गुणा के रूप में -4√3 है, तो B का मान -4√3। C आपका अचर पद, अचर पद आपका 4 है, तो C का मान 4 हो गया। चलिए लिखते हैं, A बराबर आपका 3 है, B बराबर -4√3 है और C का मान क्या है, 4। कोई दिक्कत? चलिए अब D निकालते हैं। चूंकि D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC, कोई दिक्कत है? चलिए B का मान -4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, -4 गुणे A का मान कितना है वो 3 और C का मान क्या है 4। कोई दिक्कत? देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16 गुणे, गुणा क्यों दिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 4 गुणे √3 तो अब जाके हुआ है 4√3, समझे ना। अरे यहाँ माइनस है, यानी -4 और √3 के बीच गुणा का संबंध है ना, इसीलिए गुणा दिए हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 गुणे √3 का स्क्वायर 3, बताए हैं आपको। √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √x का स्क्वायर x होता है, यानी अंडर रूट समथिंग का स्क्वायर समथिंग होता है। रूट के अंदर कोई अंक हो या पद हो, जब उसका वर्ग करते हैं तो रूट के अंदर वे वाला बचता है, रूट के अंदर x है तो x से बचेगा, ठीक ना। √2 का स्क्वायर आपका क्या होगा 2 ही होगा, रूट के अंदर वाला बचता है, ठीक ना। चलिए ध्यान देते रहिएगा। तो -4 तिहाई 12 चौका 48, चलिए इसका गुणा कीजिए, 16 तिहाई 48 और -48 घटा क्या आ गया जी 0, D का मान 0 आ गया ना। फिर याद कीजिए द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, दूसरा का पॉइंट उसमें क्या है, यदि D बराबर 0, यदि D का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, है ना जी। अब उसी चीज को हम यहां लिखेंगे, मूलों का प्रकृति बताएंगे। तो D का मान 0 आया है तो लिखेंगे, चूंकि D = 0 इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होगा, ठीक है। अब यहां पे आगे कहा यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें, यानी यदि मूल वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें, तो मेरा मूल वास्तविक है ना जी। अब इस द्विघात समीकरण का मूल भी निकालना है, ठीक ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए x बराबर -b/2a, ध्यान दीजिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, दूसरा का पॉइंट क्या है, यदि D का मान 0 के बराबर हो, यदि विवेचक आपका शून्य हो, यदि विवेचक आपका शून्य हो, विविक्तिकर शून्य हो, D का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। और इस स्थिति में आपका प्रत्येक मूल -b/2a के बराबर होता है, लिखा गया है ना। इसका प्रयोग भी हम लोग कई बार किए हुए हैं। तो D का मान 0 आया है ना, तो मूलों का प्रकृति बता दिए, इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होगा। अब इस स्थिति में आपका प्रत्येक मूल कितना होता है -b/2a। अब इसका मूल निकालना है तो हम बड़ा वाला द्विघात सूत्र नहीं लिखेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a, द्विघात सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल इतना से काम चला लेंगे। जब भी कोई आप द्विघात समीकरण का हल कर रहे हैं द्विघात सूत्र से और D का मान 0 आ गया, तो बड़ा वाला जो फॉर्मूला है द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस √d/2 है, उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अरे उसको भी लगाइएगा फिर भी निकलेगा। लेकिन स्पेशल इसी स्थिति के लिए तो यह है कि जब d का मान 0 आ जाए तो प्रत्येक मूल आपका -b/2a के बराबर होता है। बस यही लगा लेना है, ठीक ना। चलिए वही लगाए हुए हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो इसलिए x बराबर -b/2a होगा। चलिए माइनस ज्यों का त्यों, और b का मान कितना है जी, -4√3, -4√3 बटा 2 गुणे a का मान कितना है जी, a का मान आपका 3 है। ध्यान देते रहिएगा। ये तो माइनस गुणे माइनस आपका प्लस हो गया, 4√3। ध्यान दीजिएगा, यह 2 ज्यों का त्यों जी, 2 ज्यों का त्यों। क्या 3 के बदले हम √3 गुणे √3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। ध्यान देते रहिएगा, √3 गुणे √3 आपका क्या होता है, 3 होता है। √2 गुणे √2 क्या होता है जी, 2 होता है। √x गुणे √x क्या होता है जी, x होता है। एक्चुअली होता क्या है, √3 गुणे √3 आपका यह हो जाएगा एक ही रूट में दोनों का गुणा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणे 3, ठीक ना। √3 गुणे √3 तो एक के रूट में दोनों अंकों का गुणा। अब यह रूट के अंदर है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। और जब भी किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो रूट के अंदर गुणनखंडों का जोड़ा लगाते हैं ना। तो 3 का जोड़ा लगा हुआ है, तो 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर आ गया और रूट आपका हट गया, स्क्वायर रूट हट गया। तो √3 गुणे √3 आपका 3 है ना मिला, या ऐसे समझिए √3 गुणे √3 तो आपका √9, 9 का वर्गमूल 3, बात वही है, ठीक ना। चलिए ध्यान देते रहिएगा। तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, आगे प्लस छिपा होता है, लिखते नहीं है, ज्यों का त्यों, 2 ज्यों का त्यों। और 3 के बदले हमने लिखा √3 गुणे √3, क्यों, क्योंकि ऊपर √3 है, उसको काटना है, ठीक ना। अब देखिएगा √3 से आपका यह √3 ये कट गया, आई 2 कट गया जी, 2 दूना 4, तो क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे आपका √3 बचा। x का मान उतना है ना, तो x का दोनों मान उतना ही होगा, ठीक है। दोनों इस द्विघात समीकरण का दोनों मूल उतना ही होगा ना। क्या है, मूल वास्तविक एवं समान है, समान माने बराबर, x का दोनों मान बराबर होगा और दोनों उतना ही होगा। इसलिए x बराबर 2/√3, 2/√3, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप, ठीक ना। ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अब उसको बनाया जाए, आप ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका VI, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 2 प्रश्न है, ठीक ना। तो यह भी क्वेश्चन VI, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए VI है जी। अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन निकाल के देखिए, तब आपको विश्वास होगा कि क्या जो सर कहते हैं VI 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या जो सर कहते हैं 2 नंबर का VI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, या 5 नंबर का VI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या यह बात सही है कि नहीं। जब आप क्वेश्चन पेपर निकालिएगा, पिछले किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर निकालिए या क्वेश्चन बैंक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या आपको सही दिशा में बताया जा रहा है या सही दिशा में नहीं बताया जा रहा है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए लिख रहा है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरण के मूल
बराबर होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन कहा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। तो थ्योरी को याद कीजिए, आप लोग लिखवाए हैं, एक थ्योरी लिखवाए हैं द्विघात समीकरण के लास्ट में, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो लिखवाए हुए हैं दिए गए शर्तों पर आधारित प्रश्नों के लिए, उसका हेडिंग है दिए गए शर्तों पर आधारित प्रश्नों के लिए, और उसमें 3-4 पॉइंट है। एक है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुनिए, द्विघात समीकरण का जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक पॉइंट है थ्योरी के रूप में, दिए गए शर्तों पर आधारित प्रश्नों के लिए, उसको आप देखिए याद कीजिए। पहला क्या है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए क्या शर्त है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वास्तविक मूल के लिए है जी। दूसरा है वास्तविक एवं असमान मूल के लिए d ग्रेटर देन 0। तीसरा है वास्तविक एवं समान मूल के लिए, वास्तविक एवं बराबर मूल के लिए d इक्वल टू 0, और इसी का प्रयोग यहां पे करना है। चौथा है अवास्तविक मूल के लिए, यानी मूल वास्तविक नहीं होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, तो d लेस देन 0, d छोटा होगा 0 से, यही है, ठीक ना। तो तीसरा क्या है जी, वास्तविक एवं समान मूल के लिए क्या शर्त है, d इक्वल टू 0। और आप जानते भी हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। कोई दिक्कत, तो यहां पे कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो मूल बराबर कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है, इसी को लगाना है, ठीक ना। चलिए आपको थ्योरी का याद भी दिला दिए, अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। d का मान 0 के बराबर होता है तभी ना दोनों मूल आपस में बराबर होता है, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होता है। तो यहाँ पे क्या है, मूल बराबर है ना जी आपका, तो क्या लगेगा d इक्वल टू 0, ठीक ना, क्योंकि इसी स्थिति में आपका दोनों मूल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा। चलिए अब आप इसमें ABC नोट कीजिए, चूंकि A का मान क्या है जी 2, B का मान क्या है जी K, और C का मान क्या है जी 3। कोई दिक्कत, अब क्या लगाएंगे जी D इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, और D का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए b का मान क्या है जी k है स्क्वायर, माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 2 है, और c का मान क्या है आपका 3 है बराबर 0। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना, ठीक। अब आपका देखिए k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 त्रिका 24 बराबर 0। कोई दिक्कत, अब k का मान निकालना है तो k वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ भेजेंगे ना। चलिए k स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा 24 माइनस में बराबर के उधर जाएगा जी, प्लस में होगा ना, ठीक। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट होता है नहीं, या यहां पे लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, या समझिए दोनों तरफ वर्गमूल लिया जाएगा, ठीक ना। चलिए तो एक तरफ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर क्या होगा जी स्क्वायर रूट होगा, यानी 24 का वर्गमूल हो जाएगा, और रूट के आगे क्या लगता है हमेशा प्लस माइनस। कोई दिक्कत, ध्यान देते रहिएगा, के बराबर प्लस माइनस। अब 24 का गुणनखंड कीजिए, इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो 2 दूना 4 छके 24। कोई दिक्कत, ध्यान देते रहिएगा। अब वर्गमूल निकालते हैं तो रूट के अंदर गुणनखंडों का जोड़ा लगाते हैं, पेयर लगाते हैं,
2 का जोड़ा लगा है तो 2 रूट से बाहर आया, 6 का नहीं लगा, रूट के अंदर रह गया और यही आपका आंसर हो गया। यानी के का मान क्या आया हो, प्लस माइनस 2 रूट 6, यही के का मान हुआ, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तब इसको उतार लीजिएगा और चलिए इसका दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं और यदि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक ना। या इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं 9006609564। क्वेश्चन बनाते समय यदि कहीं दिक्कत हो रही है, चैप्टर का क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो रही है तो इस पे संपर्क कीजिए। जितना हो सके मैं आपका सहयोग करूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको पीछे नहीं हटना है, हम हमेशा तैयार हैं जी। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाते हैं, ठीक ना। पहली बात क्वेश्चन भी आई जी, 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन या आपका क्वेश्चन भी आई। चलिए अब इसका दूसरा भी क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देते रहिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन किया जाए। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा है आपका kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यही है। क्या करना है जी, क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे, ठीक है। पहली बात तो यह है, पहले इसको गुणा कीजिए और द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में इसको लाइए। इसको गुणा करके द्विघात समीकरण के मानक रूप में लाइए। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही है ना। तो पहले इसको गुणा करेंगे और इसको इस रूप में लाएंगे, उसके बाद हम abc नोट करेंगे, ठीक ना। चलिए देखते रहिए। गुणा कीजिए आप, इसका गुणा x के साथ, फिर इसका गुणा -2 के साथ। ध्यान दीजिएगा, kx गुणे x आपका kx स्क्वायर, देखिए के ज्यों का त्यों और x गुणे x का 2 बार गुणा तो x का पावर 2 हो जाएगा ना, माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। चलिए गुणा किए तो यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में आ गया। अब abc हमको लिखना है, तो सीधी सी बात abc, x स्क्वायर का गुणांक k है तो यही a का मान है, x का गुणांक -2k है तो यही b का मान है, और अचर पद 6 है तो यही c का मान है, ठीक ना। सीधी सी बात abc, x स्क्वायर को छोड़ के जो भी है यहाँ पे x को छोड़ के इसका गुणांक जो भी है b और अचर पद यहाँ पे जो भी है वो आपका c। चलिए चूंकि a का मान k, b का मान -2k, ध्यान देते रहिएगा, और c का मान 6। फिर क्या लगाएंगे जी, d बराबर 0 लगाएंगे ना, क्योंकि d का मान 0 के बराबर होता है तभी मूल वास्तविक एवं समान होता है, तभी मूल बराबर होता है। चलिए लगाते हैं, d बराबर 0 और d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है जी, -2k स्क्वायर, -4 गुणे a का मान क्या है जी, k है, c का मान क्या है आपका 6 है बराबर 0। कोई दिक्कत। चलिए माइनस का स्क्वायर तो आपका प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 k स्क्वायर माइनस 4 6 के 24 के बराबर 0। अब ध्यान दीजिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, इसका गुणनखंड किया जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहां भी k, यहां भी k आपका कॉमन है, और यहां 4 है 24, 4 6 के 24 का गुणनखंड कीजिएगा तो 4 गुणे 6 आएगा ना, यानी यहां भी 4 है, यानी दोनों में मेरा कॉमन हो गया 4k, यहां भी 4k, यहां भी 4k, ठीक ना। तो दोनों में से 4k कॉमन लेंगे। यहां क्या बचा देखना है, 4 ले लिए हैं, k का पावर 2 बताता है, 2 को k है गुणा के रूप में, k स्क्वायर का अर्थ है k गुणे k, तो एगो k ले लिए हैं तो एगो k बचा, माइनस k तो ले चुके हैं जी, 4 6 के 24, इसका गुणनखंड 4 गुणे 6, तो 4 तो ले लिए हैं तो 6 बचा है ना यहाँ पे जी,
यहाँ पे 6 बचा है, उसी को लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए इतना इंटू इतना बराबर 0, एक पद यह है, दूसरा पद यह है, इतना इंटू इतना बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो k का एक मान मिलेगा, पुनः इसको 0 के बराबर करेंगे तो k का एक और मान मिलेगा, ठीक ना। चलिए करते हैं। जब 4k बराबर 0 तो k बराबर 0/4 यानी कि आपका 0। देखिए 4 k के साथ गुणा के रूप में है ना, ये आपका जो 4 है k के साथ गुणा के रूप में उधर जाएगा, भाग में होगा ना। तो 4 उधर गया, भागा में हो गया बट्टा में, और 0/4 0 हो जाएगा। 0 बटा समथिंग हमेशा 0 होता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा मान हमेशा 0 होता है। तो k का मान क्या मिला 0। अब चलिए एक बार इसको 0 के बराबर किया जाए, पुनः k माइनस 6 बराबर 0, तो k का मान यहां से क्या मिला जी 6। अब देखिए k का मान 0 भी आया है, k का मान 6 आया है, देखना है दोनों वैल्यू होता है या कि कोई एक होता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इस अंडरलाइन को हम मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। पहले k बराबर 0 पे विचार करें तो आपका यह द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, यही ना मिला है। अब देखिए k का मान 0 संभव नहीं है, क्योंकि k का मान 0 लेंगे तो 0 गुणे x² पूरा आपका 0 हो जाएगा, तब तो यह द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, ठीक ना। k का मान 0 नहीं हो सकता है। ऐसे द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप लिखवाया गया है उस पर भी ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या लिखे हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और लिखे थे ये नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो भी वैल्यू है x² का जो भी गुणांक है यह कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यह 0 हो जाएगा तो 0 गुणे x² यह पूरा 0 हो जाएगा, आपका यह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक ना। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे k 0 नहीं हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे k का मान 0 आया है ना, लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब k का मान कितना हुआ जी 6, यही आपका आंसर हुआ, इसलिए k बराबर 6, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए इसको मिटा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब इसको मिटाया जा रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, आप देखते रहिएगा। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं, समझा देते हैं, उसके बाद उसको बनाया भी जाएगा, ठीक ना, देखते रहिएगा। क्या क्वेश्चन है आपका, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर वाले एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हो तो पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें।
चलिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर वाले एक पार्क को बनाना संभव है, और यदि हो तो पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो यह बताए हैं, पिछले कई क्लासों से बताते हुए आ रहे हैं कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को एक ही चर मान के बनाते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में दो चर मान भी लिए तो बाद में उसको एक चर में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, तब उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। यही ना बताया गया है। तो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, एक ही चर मानना है, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। पार्क आपका आयताकार है, ठीक ना, पार्क आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, ठीक है, इसको आयताकार मान के ही बनाना है, ठीक ना। चलिए तो पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर। आप चौड़ाई को भी x मीटर मान सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चूंकि पार्क का परिमाप क्या है जी, परिमाप आपका है 80 मीटर, है ना। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, पार्क आपका आयताकार है, ठीक ना। तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत, बराबर कितना जी, 80। कोई दिक्कत नहीं ना है। लंबाई को हमने x मान लिया, चूंकि परिमाप दिया है 80 मीटर दिया है ना जी, और परिमाप आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। पार्क आपका आयताकार है, ठीक ना। अब देखिए यह 2 से आपका ही कट गया, क्या है जी, 40 दूना 80। लंबाई है ना, लंबाई कितना माने हैं, x माने हैं, तो लंबाई x माने हैं, तो लंबाई के जगह में x लिखिए आप, प्लस चौड़ाई बराबर कितना जी, 40। अब यहां से चौड़ाई निकालिए, तो 40 x प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, यानी चौड़ाई आपका इतना मीटर निकला। कोई दिक्कत। लंबाई हमने x माना, फिर से एक बार और समझिए, लंबाई हमने x माना, चूंकि परिमाप क्या है जी 80 मीटर है ना, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। पार्क आयताकार होगा, ठीक है, तो परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 कट गया, 40 दूना 80। लंबाई को x माने हैं, तो लंबाई के हम x रखेंगे ना, या ज्यों कहते हो 40 ज्यों कहते हो। अब यहां से चौड़ाई निकाल लीजिए, तो 40 x प्लस में उधर गया माइनस में, चौड़ाई क्या निकल गया जी, 40 माइनस x मीटर, ठीक ना। अब देखिए, अब पार्क का क्षेत्रफल क्या है जी, अब आपका क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या दिया है, 400 वर्ग मीटर, और आयताकार पार्क है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है जी, x, लंबाई आपका क्या है x, और गुणे चौड़ाई क्या है 40 माइनस x बराबर कितना जी, 400। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर 400 लिखे, और पार्क आपका आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका x है, कुछ का अर्थ गुणा ना, लंबाई आपका x है, गुणे चौड़ाई आपका क्या है 40 माइनस x है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है बराबर 400। चलिए अब x का गुणा दोनों के साथ कीजिएगा, तो x गुणे 40 आपका जी 40x माइनस x गुणे x स्क्वायर, x का 2 बार गुणा तो x का पावर 2 होगा ना, बराबर 400। चलिए अब सबको उधर भेजते हैं, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा ना। यह माइनस में है, उधर जाएगा जी प्लस में, यह प्लस में है, उधर जाएगा जी माइनस में। इसके आगे प्लस चिन्ह छिपा है, अब प्लस 400 ज्यों का त्यों, ध्यान दीजिएगा।
400 पहले भी बराबर के दाएं था और अब भी बराबर के दाएं लिखे हैं, तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं होगा ना। ठीक, ध्यान देते रहिएगा। 0 बराबर इतना या इतना बराबर 0, बात एक के होगा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर, चलिए अब इसको ऊपर लिख लेते हैं, ध्यान देते रहिएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस आपका 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, यही ना द्विघात समीकरण मिला है। अब आप स्वतंत्र हैं, या तो द्विघात सूत्र लगा लीजिए या आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, ठीक ना। ऐसे तो यह आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी सेट है, उसमें भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक ना। तो गुणनखंड कैसे करते हैं जी, बीच वाले पद को दो पदों में बांटकर, और बांटने का काम कैसे करते हैं, तो आदि और अंत का गुणा करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक छिपा है ना जी, क्योंकि 1 गुणे एक्स स्क्वायर तब जाके होता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर होगा ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। चलिए, मध्य पद को दो पदों में बांटकर गुणनखंड करना है, उसके लिए आदि और अंत का गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद आपका 400, दोनों का गुणा कीजिएगा, गुणनफल मिला 400, कोई दिक्कत। अब 400 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद माइनस 40 के बराबर हो जाए, यही ना जी। तो गुणनखंड इसका कीजिएगा 20 गुणे 20, 400 का गुणनखंड करेंगे और एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे तो 20 गुणे 20, 20 20 है 400 होता है ना जी। आप 20 में 20 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा, माइनस 40 है तो माइनस 20 जोड़ना होगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस 40x के बदले हमको लिखना होगा माइनस 20x और माइनस 20x, माइनस 20x माइनस 20x माइनस 40x होता है ना, कोई दिक्कत। तब इस माइनस 40x के बदले हमको इतना लिखना होगा। अरे माइनस माने कर्ज, कर्ज कर्ज हमेशा जुटता है, 20 रुपये कर्ज, 20 रुपया कर्ज, 40 रुपया कर्ज, और जब यहाँ पे x है अर्थात यह x है तो दोनों जगह x आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं हम, ध्यान देते रहिएगा। चलिए, तो यह पहलका ज्यों का त्यों, माइनस 40x के बदले आपका माइनस 20x माइनस 20x लिखेंगे, माइनस 20x और प्लस 400 भी ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत। फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों, लास्ट वाला भी ज्यों का त्यों, बीच वाले पद को दो पदों में बांटे हैं नहीं, मध्य पद को दो पदों में बांटकर ही ना गुणनखंड करते हैं। चलिए अब इसको भी मिटा रहे हैं, यह मेरा रफ वर्क है, ध्यान देना है जी। देखिए अब देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां भी x यहां भी x, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो दोनों में से x को हम कॉमन लेंगे, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। अब देखना है यहां क्या बचा, ध्यान दीजिए, x का पावर 2 बताता है x गुणे x, 2 x है गुणा के रूप में, ठीक ना। तो ये x लिए हैं, ये x बचा, माइनस x ले लिए हैं तो यहाँ 20 बचा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो कुष्ठ में है उसी को ज्यों कहते हैं यहाँ पे लिखेंगे। अब सोचेंगे इस कुष्ठ में कितना से गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इन दोनों का कहानी तो यहाँ समाप्त हो गया है। तो यहाँ x है, यहाँ x है, x का गुणांक यहाँ क्या है माइनस 20 है ना, तो उसी माइनस 20 से यहाँ गुणा करेंगे, कोई दिक्कत। ध्यान देते रहिएगा। अब चलिए अभी गुणा कीजिएगा तो आपका इतना ही के बराबर हो जाएगा, इन्हीं दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अभी अंडरलाइन वाले को मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक पद आपका इतना है, दूसरा पद इतना है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है। गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड के सभी प्रश्नों में ऐसे ही ना हो रहा है, पूरा सेम टाइप गुणनखंड हो रहा है, एक ही पैटर्न पे गुणनखंड हो रहा है, सब में एक ही तरीका चल रहा है। तो यहाँ भी x माइनस 20, यहाँ भी x माइनस 20, तब इन दोनों में से x माइनस 20 को कॉमन लेंगे, ध्यान देते रहिएगा।
x माइनस 20 को कॉमन लिया गया, बच क्या गया, x बचा माइनस 20 बचा, फिर इतना ही बचा इंटू x माइनस 20 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान एगो मिलेगा, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे x का एक और मान मिलेगा। लेकिन देख रहे हैं जब दोनों बराबर है तो किसी एक को 0 के बराबर करेंगे, x का जो मान मिलेगा यानी x का दोनों मान उतना ही होगा ना। चलिए ध्यान देते रहिएगा, जब x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर, ध्यान दीजिए 20 माइनस में उधर जाएगा जी, प्लस में x का मान 20 आया। ठीक है, इसको भी 0 के बराबर कीजिएगा तो x का मान फिर 20 आएगा ना, तो एक ही कार्य दो बार करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इससे अंडरस्टूड हो गया कि x का मान 20 दोनों स्थितियों में 20 ही आने जा रहा है, तो एक ही बार हम निकाल लिए, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ax क्या है जी, लंबाई है ना, इसका मतलब पार्क की लंबाई कितना, 20 मीटर ना, इसलिए लंबाई आपका कितना जी, ax है और x का मान 20 आया है तो 20 मीटर। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई देखिए 40 माइनस x है ना, चौड़ाई क्या है जी, चौड़ाई आपका 40 माइनस x है, ध्यान दीजिएगा। तो 40 माइनस x का मान कितना है जी, 20, 40 में से 20 घटा 20। देखिए लंबाई भी आपका 20 आ गया, चौड़ाई भी 20 आ गया, इसका मतलब यह पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई 20 मीटर चौड़ाई भी 20 मीटर आया है। यदि संभव नहीं होता तो द्विघात समीकरण जो मिला है इसका मूल अस्तित्व में नहीं होता, यानी इसका मूल वास्तविक नहीं होता, हल करना असंभव होता, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, अतः पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई इतना हो गई चौड़ाई इतना हो, ठीक ना, जिसकी, चलिए यही चीज को दोबारा लिख देते हैं, जिसकी लंबाई बराबर 20 मीटर चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ बता दिए कि अतः पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 20 मीटर, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। तो वीडियो पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रश्नावली 4.4 आपका समाप्त हो गया, और इस प्रश्नावली के समाप्त होने के साथ साथ पूरा बीजगणित हम लोग का समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में ध्यान दीजिएगा, अगले क्लास में एक वीडियो लेक्चर बनेगा नंबर सिस्टम पे, संख्या पद्धति पे, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर से एक वीडियो बनाएंगे बीजगणित पर, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चूंकि आप जान रहे हैं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महत्व 50% है। जब आपका एग्जाम 100 नंबर का होता है तो 50 नंबर सब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। इस बार चूंकि सिलेबस 30% कमी लाया गया है सिलेबस में, तो मान लीजिए 70 नंबर का थ्योरी होगा तो 35 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 35 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा ना। हो सकता है इस संदर्भ में कुछ नया अपडेट आए, लेकिन अब तक तो यही है कि सिलेबस में 30% की कमी की गई है और प्रत्येक टॉपिक से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा पहले वीडियो में बताया गया है इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।